हर सुबह हिंदुस्तान में लाखों लोग अपनी रोजी रोटी के लिए फैक्ट्रीज का रुख करते हैं। वो इस भरोसे के साथ जाते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए एक कानून है। पर क्या हम और आप उस कानून को वाकई जानते हैं? आज हम पर्दा उठाएंगे उस कानूनी ढाल से जो हर फैक्ट्री वर्कर की हिफाजत करती है, द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948। आपकी वर्कप्लेस के कुछ नियम हैं? क्या आप उन नियमों से वाकिफ हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये आपकी सेफ्टी, आपके अधिकार, आपकी जिंदगी का सवाल है। तो चलिए इसका जवाब आज ढूंढते हैं एक साथ। इस सफर में हम सबसे पहले कानून की बुनियाद को समझेंगे, फिर मिलेंगे इसके रखवालों से। उसके बाद हम उन कठोर सुरक्षा नियमों को डिकोड करेंगे जहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। हम वर्कर्स के कल्याण, उनके काम के घंटे और सैलरी, और आखिर में अपने युवा श्रमिकों के संरक्षण पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कानून की बुनियाद से, क्योंकि कोई भी नियम समझने से पहले ये जानना सबसे जरूरी है कि वो नियम आखिर लागू कहाँ होते हैं। सवाल ये है कि कानून की नज़र में एक फैक्ट्री होती क्या है। देखिए, कानून ने इसे बहुत सिंपल रखा है। बस 2 नंबर याद रखिए। अगर किसी जगह पर बिजली यानी पावर का इस्तेमाल हो रहा है और वहां 10 या उससे ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वो एक फैक्ट्री है। और अगर पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा लेकिन 20 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तब भी वो एक फैक्ट्री कहलाएगी। सिंपल है। अब आप सोचेंगे, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या चीज़ है? इसकी डेफिनेशन इतनी बड़ी है कि इसमें लगभग सब कुछ आ जाता है। कुछ बनाना, उसे बदलना, रिपेयर करना, पैक करना, साफ करना, यहाँ तक कि कोल्ड स्टोरेज में चीज़ें रखना भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। आपको एक मज़ेदार बात बताऊं? एक केस में बड़ी क्वांटिटी में आलू छीलने को भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस माना गया। और वर्कर कौन है? कोई भी इंसान जो या तो सीधे मालिक ने काम पर रखा हो या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसे सैलरी मिलती है या नहीं। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े किसी भी काम में लगा है तो वो कानून की नज़र में एक वर्कर है। और हाँ, इसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी शामिल है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने चिंतामन राव केस में एक लैंडमार्क फैसला दिया। जो लोग घर पर बीड़ी बनाते थे उन्हें वर्कर नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री के मालिक का उनके काम करने के तरीके या उनके टाइम पर कोई कंट्रोल नहीं था। यही कंट्रोल का टेस्ट है जो मालिक और नौकर का रिश्ता तय करता है। इसे हमेशा याद रखिएगा। चलिए, कानून तो हमने बना दिए, पर इन्हें जमीन पर उतारेगा कौन? इन्हें लागू कौन करवाएगा? आइए अब मिलते हैं उन अफसरों से, उन कानून के रखवालों से जिनके कंधों पर इन नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी है। सबसे पहले आते हैं इंस्पेक्टर्स। इनके पास फैक्ट्री में एंटर करने, पूरी जांच करने और जरूरी कागजात जब्त करने का पूरा अधिकार है। फिर आते हैं सर्टिफाइंग सर्जन्स, जिनका काम है युवा लोगों और खतरनाक काम करने वालों को फिटनेस सर्टिफिकेट देना। और बड़ी फैक्ट्रीज में अगर 500 से ज्यादा वर्कर्स हैं तो एक वेलफेयर ऑफिसर, और 1000 से ज्यादा हैं तो एक सेफ्टी ऑफिसर का होना लाजमी है। अब हम आ गए हैं इस एक्ट के दिल में, इसके सबसे जरूरी हिस्से पर। यहाँ बात सीधे वर्कर की जान और उसकी सलामती की है। ये वो नियम हैं जिनके साथ ना कोई समझौता हुआ है, ना कभी हो सकता है। दिस इज कोड रेड। सेक्शन 21 ये कहता है कि हर चलती हुई खतरनाक मशीन, जैसे घूमता हुआ फ्लाईव्हील या तेज रफ्तार बेल्ट, उसके चारों तरफ एक मजबूत गार्ड या फेंसिंग होनी ही चाहिए। एक पल के लिए सोचिए, अगर गार्ड ना हो और किसी वर्कर का दुपट्टा या कपड़ा उस बेल्ट में फंस जाए। ये नियम ऐसी भयानक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए है। तो क्या चलती हुई मशीन पर काम करना अलाउड है? जवाब है हाँ, लेकिन इसकी शर्तें बहुत बहुत सख्त हैं। सिर्फ एक फुली ट्रेन्ड अडल्ट पुरुष वर्कर जो टाइट फिटिंग कपड़े पहने हो, वही ये कर सकता है। महिलाओं और युवा श्रमिकों के लिए चलती मशीन को हाथ लगाना भी सख्ती से मना है। 45 सेंटीमीटर्स, ये नंबर अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सेक्शन 25 कहता है कि कोई भी सेल्फ एक्टिंग मशीन जो अपने आप चलती हो और किसी भी दीवार या स्ट्रक्चर के बीच कम से कम 45 सेंटीमीटर की जगह होनी चाहिए। क्यों? ताकि कोई भी वर्कर उनके बीच में आकर कुचला ना जाए। और भी कुछ जरूरी सुरक्षा नियम हैं। देखिए, सेक्शन 28 कहता है लिफ्ट्स की हर 6 महीने में जांच होनी चाहिए। सेक्शन 35 वेल्डिंग जैसे कामों के लिए आंखों पर चश्मा या गॉगल्स जरूरी बनाता है। सेक्शन 38 कहता है कि आग लगने पर भागने के रास्ते हमेशा खुले और साफ होने चाहिए। और सबसे अहम सेक्शन 41, जिसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद जोड़ा गया, ये कहता है कि खतरनाक प्रोसेस वाली फैक्ट्रीज को सारे खतरों के बारे में बताना होगा और इमरजेंसी प्लान्स तैयार रखने होंगे। देखिए, सुरक्षा का मतलब सिर्फ हादसों से बचाना नहीं होता। कानून इससे एक कदम आगे जाता है। वो ये भी सुनिश्चित करता है कि वर्कर्स को एक इंसानी, एक आरामदायक और सम्मानजनक माहौल मिले। अब हम बात करेंगे श्रमिक कल्याण की। ये चार्ट देखिए, बहुत आसान है।
जैसे जैसे वर्कर्स की गिनती बढ़ती है वैसे वैसे सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए। अगर एक फैक्ट्री में 30 से ज़्यादा महिला वर्कर्स हैं तो उनके बच्चों के लिए एक क्रैश होना ज़रूरी है। अगर 250 से ज़्यादा वर्कर्स हैं तो एक कैंटीन होनी चाहिए, और अगर गिनती 500 पार कर जाए तो एक एम्बुलेंस रूम का होना लाजमी है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। सेक्शन 42 कहता है कि मर्दों और औरतों के लिए नहाने धोने की अलग जगह हो। सेक्शन 44 कहता है कि जो लोग खड़े होकर काम करते हैं उनके लिए बैठने का इंतजाम हो। और सेक्शन 45 के मुताबिक हर 150 वर्कर्स पर कम से कम एक फर्स्ट एड बॉक्स तो होना ही चाहिए। ये सब एक वर्कर की बेसिक डिग्निटी के लिए है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो हर वर्कर के लिए सबसे अहम है, काम के घंटे और उसकी मेहनत का पैसा। कानून ये बिल्कुल साफ करता है कि किसी भी वर्कर का शोषण ना हो, उससे हद से ज्यादा काम ना करवाया जाए। नियम बिल्कुल साफ और सीधे हैं। सेक्शन 51 कहता है कि एक हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं, और सेक्शन 54 कहता है कि एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं। ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ऊपर 1 मिनट भी नहीं। और अगर इससे ज्यादा काम करवाया गया तो क्या? तो सेक्शन 59 एक्शन में आता है। ये कहता है कि वर्कर को ओवरटाइम का पैसा मिलेगा, और वो भी नॉर्मल रेट पर नहीं बल्कि दुगने रेट पर, 2 टाइम्स। ओवरटाइम का मतलब है डबल पेमेंट। सिंपल। महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम के घंटों पर कुछ खास नियम हैं। सेक्शन 66 कहता है कि किसी भी महिला को सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम पर नहीं रखा जा सकता। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट इस टाइम में थोड़ा बदलाव कर सकती है, लेकिन किसी भी हालत में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच उनसे काम नहीं करवाया जा सकता। ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। और अब हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी लेकिन सबसे जरूरी और सबसे संवेदनशील पड़ाव पर। कानून बच्चों और नौजवानों को फैक्ट्री के सख्त माहौल से बचाने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाता है। यहाँ एक 4 कदमी सुरक्षा दीवार है। पहला कदम, 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता, पीरियड। दूसरा कदम, 14 से 18 साल के हर युवा श्रमिक के पास एक सर्टिफाइंग सर्जन का दिया हुआ फिटनेस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तीसरा कदम, 14 से 15 साल के बच्चे एक दिन में 4.5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। और चौथा और आखिरी कदम, किसी भी बच्चे से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम करवाना एक गैर कानूनी जुर्म है। तो चलिए, अब वक्त है एक खास एग्जाम सूत्र का जो स्टूडेंट्स के बहुत काम आएगा। सवाल अक्सर ये आता है कि वर्कर की डेफिनेशन जो सेक्शन 2L में है उसे चिंतामन राव केस से कैसे कनेक्ट करें। बस एक शब्द, एक कीवर्ड याद रखिए, कंट्रोल। अगर मालिक का वर्कर के काम करने के तरीके पर कंट्रोल नहीं है तो वो कानूनी तौर पर वर्कर नहीं है। अगर कंट्रोल है तो वो वर्कर है। बस इतना ही है इस केस का पूरा सार। ठीक है, अब वक्त हो गया है एक सुपरफास्ट 30 सेकंड रिवीजन का। जो कुछ भी हमने अभी तक सीखा उसे रॉकेट की स्पीड से रिवाइज करेंगे। रेडी? लेट्स गो। फैक्ट्री 10 विथ पावर 20 विदाउट। वर्कर कंट्रोल का टेस्ट। सेफ्टी फेंसिंग जरूरी है, चलती मशीन पर महिला या बच्चे नहीं। फायर एग्जिट्स खुले रखो। वेलफेयर 30 महिलाओं पर क्रैश, 250 वर्कर्स पर कैंटीन। घंटे हफ्ते में 48, दिन में 9। ओवरटाइम मतलब डबल पैसा। यूथ 14 साल से कम बिल्कुल नहीं, 4.5 घंटे मैक्सिमम। और फिटनेस सर्टिफिकेट सबसे जरूरी। तो हमेशा याद रखिए, जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी सुरक्षा सिर्फ आपका अधिकार नहीं, ये कानून है। इसे जानिए, इसे समझिए और इसका पूरा इस्तेमाल कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें।